नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आशिफ इकबाल और आज आपको हम साफ तौर पर बताएं कि जिस तरीके चुनाव खत्म होने के बाद एग्जिट पोल आए, तमाम हिंदुस्तान की मीडिया हाउसेज ने एग्जिट पोल चलाया, लेकिन हमने चलाया एग्जैक्ट पोल। जी हां, जो कहीं ना कहीं से साफ तौर पे आप कह सकते हैं कि तमाम चीज़ों के बाद, तमाम जो चीज़ें हमने इकट्ठा की, जो हमने सभी लोगों से बातचीत की, जो सर्वे इकट्ठा किया, उसमें एग्जैक्ट पोल ऐसा आया नज़र जिस पर लोगों का विश्वास जमता गया। कई सारे बड़े बड़े लीडरों से हमने बात की, लोगों से बात की, सभी लोगों ने कहा कि बिल्कुल आप कहीं ना कहीं से आसपास हैं। देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है, हम इसको कंफर्म इसलिए नहीं क्योंकि अब बस कुछ घंटे बचे हैं, नतीजों का दिन आने वाला है और नतीजे साफ हो जाएंगी कि किसको सत्ता पे और कौन सिंहासन पे काबिज होता है और कौन नहीं। हम तेलंगाना के सियासत की बात करें और टी राजा सिंह की बात न करें, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए हम सीधे इस तमाम चीज़ों पर चर्चा परिचर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी की मुखर आवाज़, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की पहचान के तौर पे जाने जाने वाले टी राजा सिंह हमारे साथ हैं और उन्होंने अपना वक्त दिया है न्यूज़ इंडिया को। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजा साहब, कैसा रहा चुनाव? नमस्कार। नमस्कार इकबाल जी, आपको धन्यवाद। चुनाव बहुत अच्छा रहा। मैं समझता हूं जो परिणाम 2018 में आए थे, ये 2023 में कुछ और परिणाम देखने को मिलेगा। लगभग भारतीय जनता पार्टी 30 सीटों पर अपना अच्छा प्रदर्शन किया है और 30 में से लगभग हम 25 सीट तेलंगाना राज्य में हम लोग जीत रहे हैं। 25 सीट? जी, मतलब आप तो ये कह रहे हैं, इसका मतलब जितने भी पोल आए हैं, जितने भी हिंदुस्तान के जितने भी मीडिया हाउसेस के पोल आए हैं, सबको आप सिरे से खारिज कर रहे हैं? मैं खारिज नहीं कर रहा हूं। जो हमारा सर्वे, देखिए, मीडिया का सर्वे अलग होता जी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो अपने स्तर पे सर्वे करते हैं और हमारे स्तर पर भी हम बूथ लेवल से हमने सर्वे किया है। जहां जहां पर हमारे कार्यकर्ता चुनाव के समय पर, पोलिंग के समय पर अपने अपने बूथ पर बैठे थे, अपने अपने बूथ में उन्होंने काम किया था, उसके सर्वे के आधार पर हम बात कर रहे हैं कि हम 25 विधानसभा में हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है और हम लोग लगभग उतने सीट जीत सकते हैं। कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिसके भरोसे आप कह रहे हैं कि आप इतनी बड़ी जीत का अंतर बढ़ाएंगे, इतनी बड़ी जीत आपको मिलेगी? कौन से ऐसे मुद्दे रहे, कौन से इन किन मुद्दों को लेकर आप आगे बढ़े? देखिए, हमारा एक एक मुद्दा था, वो है केसीआर के परिवार का जो करप्शन जो तेलंगाना राज्य में बढ़ता गया। जी 2014 में जब तेलंगाना आंध्रा अलग हुआ तो तेलंगाना राज्य के ऊपर 70 to 75,000 करोड़ रुपीस का कर्जा हुआ था, यानी उतना कर्जा डाइवर्ट हुआ था। तो आज वो कर्जा कम होने के बजाय मुख्यमंत्री केसीआर ने, उसके परिवार ने 5.5 लाख से लेकर 6 लाख करोड़ का उन्होंने कर्जा कर दिया। यानी उनका एक स्लोगन था कि मैं बंगारू तेलंगाना करूंगा, यानी तेलंगाना राज्य को सोने का तेलंगाना बना दूंगा, डेवलप कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो कहीं पर भी नहीं दिखा। बंगारू तेलंगाना को छोड़ो, यानी कर्जे वाला तेलंगाना मुख्यमंत्री ने बना दिया है तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य के हर वो व्यक्ति को उन्होंने कर्जे में डाल दिया। तो ये हम जन जन तक लेकर पहुंचे कि भाई, ये वोट को आपको 5,000 रुपए देगा, वोट को ये 10,000 रुपए देकर आपको खरीदेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो पैसा दे रहा है ये तुम्हारे खुद का पैसा है, तुम्हारे खुद के पैसे से तुम्हें खरीद रहा है। आज तेलंगाना को उसने कर्जे में डाल दिया है, हर वो प्रोजेक्ट में इसका करप्शन है। तो आप सोचिए, डबल इंजन की सरकार चाहिए या करप्टेड केसीआर चाहिए? ये हमने जन जन तक पहुंचाया। बिल्कुल। तो ये आपको लगता है कि इन तमाम दावों पर वहां की जो जनता है, जो आम जनमानस है, जो मालिक है, उसने भरोसा किया? बिल्कुल विश्वास किया है। इसलिए तो मैंने दावा किया कि हमने बूथ लेवल से काम किया। हर बूथ में भारतीय जनता पार्टी के समक्ष में वोट गिरे, उस प्रकार से हमने काम किया और इस बार का जो रिजल्ट रहेगा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक रिजल्ट रहेगा। लेकिन जो उधर की पार्टियां हैं, जो खास तौर पे कांग्रेस पार्टी की बात कर ले या बीआरएस की बात कर ले, वो तो ये कह रहे हैं कि आप तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं।
आप तो सरकार बनाने की लड़ाई लड़ ही नहीं रहे हैं। आप वहां पे अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए और अपनी सीटों को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही विचित्र सा राज्य है वो तेलंगाना, जहां सांसद 4 हैं और विधायक इकलौते आप, और वो भी सिर्फ आप हैं, सिरमौर आप हैं। लेकिन आपके साथ भी जो पार्टी ने किया उसको भी लोगों ने आधार बनाया, क्योंकि आपसे पहले हम लोगों ने जब तेलंगाना के बड़े नेताओं से बात की, उसमें उन लोगों ने जमकर निशाना साधा और कहा कि टी राजा सिंह नो डाउट कि बहुत बड़े कद्दावर नेता थे, लेकिन उनके साथ उनकी पार्टी ने क्या है जरा ये भी पूछ लीजिएगा आप। देखिए, एक समय ऐसा आया, पार्टी को मजबूरन मुझे साइडलाइन करना पड़ा, मुझे बाजू रखना पड़ा। उसका मुझे गम नहीं है, लेकिन कुछ कारणोंवश पार्टी ने मुझे साइडलाइन किया था, साइड में रखा था, लेकिन पार्टी मेरे साथ खड़ी हुई थी। राज्य के हर वो नेता मेरे साथ खड़े हुए थे, राज्य के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मेरे साथ खड़े हुए थे। हर प्रकार का उन्होंने मुझे सहयोग दिया। ठीक है, हम ये चीज वो समय पर मीडिया में नहीं बोल सकते थे, पब्लिक में नहीं बोल सकते थे, लेकिन आज मौका है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को यह संदेश देना चाहूंगा कि तब मेरे ऊपर संकट आया, तब तक भारतीय जनता पार्टी के स्टेट के अधिकारियों ने मेरा साथ दिया, मुझे आशीर्वाद दिया। और रही कांग्रेस की बात, वो कहते हैं कि तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है, वो सिर्फ अपना वोट बैंक बचाने के लिए वो लड़ाई लड़ रही है। तो हम भी तो यही कह रहे हैं ना कि कांग्रेस भी वही काम कर रही है। कांग्रेस, बीआरएस, एमआईएम, ये 3 लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को रोकने का इन्होंने प्रयत्न किया है। जैसे मेरी विधानसभा में भी कांग्रेस के डम्मी कैंडिडेट को डाला है, क्योंकि बीआरएस को फायदा हो, माइनॉरिटी वोट डाइवर्ट ना हो। इस प्रकार से हर वो विधानसभा में जहां पर कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, वहां पे बीआरएस के कैंडिडेट को डम्मी डाला गया, और जहां पर बीआरएस का कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है, वहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट को डम्मी डाला गया। ये पूरा का पूरा खेल इन्होंने रचा है। कल रिजल्ट है, कल आप शाम तक देख लेंगे और 4 तारीख तक आप देख लेंगे। जो कैबिनेट की मीटिंग केसीआर ने लगाई है, वो मीटिंग में ये डिक्लेयर हो जाएगा कि हम सरकार कांग्रेस से मिलकर, एमआईएम से मिलकर बना रहे हैं, क्योंकि किसी को भी मेजोरिटी नहीं आ रही है। तो 3 लोग मिलकर सरकार बनाएंगे और हम स्ट्रांगली अपोजिशन में रहेंगे। मतलब आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, देखिए राजा सिंह, सबसे बड़ी बात यही है कि आपके लिए, आपके बारे में यही कहा जाता है कि आप जो भी कहते हैं बहुत साफगोई से कहते हैं, बहुत साफ सुथरी बातें करते हैं, बिना लाग लपेट के। मतलब आप ये मान रहे हैं कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपोजिशन के लिए लड़ रहे हैं, सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, हमारा पूरा का पूरा प्रयत्न है सरकार बनाने का। पोलिंग हो गया, अगर पोलिंग से पहले अगर आप ये बात बोलते तो मैं बोलता था कि भाई हम तो सरकार बना रहे हैं, लेकिन हमारे जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, हमने जो सर्वे किया है बूथ लेवल से, तो सरकार तो हम नहीं बना सकते, लेकिन स्ट्रांगली हम अपोजिशन में रहेंगे। और केसीआर की सरकार बने या कांग्रेस से हाथ मिलाकर सरकार बनाए, लेकिन हम केसीआर की करप्शन को रोके रहेंगे और उसको छोड़ेंगे नहीं। और ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं न्यूज इंडिया के लिए, ये बहुत बड़ी खबर है, और मैं अपनी टीम से चाहूंगा कि इस बड़े ब्रेकिंग को जरूर ब्रेक कर लें, क्योंकि टी राजा सिंह कह रहे हैं कि वो मजबूती से, अपनी मजबूती दर्शाने के लिए चुनाव लड़े, और वो अपने वोटिंग परसेंटेज को भी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, और वोटों के शेयर को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, और विधानसभा में सीटों को बढ़ाने के लिए भी। क्या मैं सही हूं? नहीं, मेरा कहने का मतलब आप उसको अलग तरीके से ना ले। हमारा पूरा का पूरा प्रयत्न था, प्रयास था, हर वो एंगल से हमने प्रचार किया, हर वो एंगल से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट, कोई भी कार्यकर्ता, किसी को हम पैसे से आज तक नहीं खरीदे वोट को। वही केसीआर ने, वही कांग्रेस ने, वही एमआईएम ने पैसों का बल बहुत यूज किया, यानी धन बल का उपयोग तेलंगाना राज्य के चुनाव में बहुत किया है। उसी आंकड़ों को कह रहा हूं मैं कि हमारी पूरा प्रयत्न था कि सरकार हमें किसी हाल में बनाना है। हमारा पूरा प्रयत्न था, हमने किसी एंगल को नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी जी हो या हमारे अमित शाह जी हो या योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हो, तमाम दिग्गजों ने तेलंगाना राज्य में आकर धुआंधार प्रचार किया, हमने पूरी ताकत लगाई। लेकिन हम 25 सीट तो जीत रही है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम सरकार बनाएंगे, ये सपना था हमारा, लक्ष्य था हमारा। लेकिन जिस प्रकार से जो धन बल का उपयोग मुख्यमंत्री केसीआर ने और कांग्रेस ने किया है, हम कभी भी धन बल का उपयोग नहीं करते। हम केवल विकास की बात करते हैं, और वोटर्स को हम कभी भी वो गलत राह पर हम लेके नहीं चलते।
हमारा पूरा प्रयत्न है, लेकिन आप देखेंगे 3 तारीख की शाम शाम तक हमारी सीटें बढ़ेगी, हमारे लिए अच्छी बात है। हम 1 से 20 तक जा रहे हैं, हम 1 से 25 तक जा रहे हैं, हमारी बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, अब नहीं तो कल भी हम सरकार बना सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपने एक इल्जाम भी लगा दिया कि कांग्रेस पार्टी और बीआरएस मिलकर सरकार बनाएगी। यह भी एक बड़ा इल्जाम है आपका। ऐसे कैसे कह ये सकते हैं, जबकि इल्जाम नहीं, ये सत्य है। कांग्रेस तो खिलाफ में चुनाव लड़ रही है। ये सिर्फ शोपुटअप इन्होंने खिलाफ चुनाव लड़ा है। जिसे मैंने आपको उदाहरण दिया है, मेरी खुद की विधानसभा में इन्होंने डमी कैंडिडेट डाला है। मैंने कहा है कि जहां बीआरएस स्ट्रांग है वहां पर कांग्रेस को डमी डाल दो, जहां कांग्रेस स्ट्रांग है वहां पर बीआरएस को डमी डालो, यानी बीजेपी को रोको, बीजेपी के वोट बैंक को रोको किसी भी हालत में। यही रणनीति इन्होंने अपनाई है। ये पूरी की पूरी रणनीति ये तीनों पार्टियों ने मिलकर अपनाई है कि किसी भी हाल में हमें बीजेपी को रोकना है। वो लक्ष्य बनाकर इन्होंने तेलंगाना राज्य का चुनाव लड़ा है और 3 तारीख के बाद आप ही देखेंगे दोनों दोस्त बनेंगे और सरकार बनेंगे। बिल्कुल। एक बात और समझना चाहेंगे आपसे कि आपको लगता है कि आप ये कह रहे हैं कि बीआरएस का बहुत बड़ा करप्शन रहा है, तो यही बात तो कांग्रेस पार्टी ने भी रखी, यही बात तो कांग्रेस पार्टी भी बीआरएस के खिलाफ चुनाव में एजेंडा बना रही है। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? माहौल बदलता है, शब्द बदलते हैं, दोस्त दुश्मन होता है, दुश्मन दोस्त होता है। ये आप 4 तारीख को देख लेंगे, 3 तारीख की शाम शाम तक आपको भी पता चल जाएगा कि बीआरएस किसकी ओर जा रही है और कांग्रेस किसकी ओर जा रही है। बिल्कुल। एक बात और समझना चाहेंगे कि आपके यहाँ प्रचार के लिए तमाम बड़े दिग्गज गए, खासतौर पे योगी आदित्यनाथ भी गए। क्या उसका इंपैक्ट रहा मतलब किस तरीके से उसको देखा जाए? नहीं, बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहा है। मैंने ज्यादा बाहर के कॉन्सेंसस में दृष्टि नहीं रखी है, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा कंपटीशन था। यानी मुझे हराने के लिए लगभग टीआरएस और कांग्रेस और एमआईएम ने पूरी ताकत लगा दी, पूरी की पूरी ताकत लगा दी। 100 करोड़ का खर्च गोशा महल विधानसभा में केवल मुझे हराने के लिए इन्होंने खर्च किया है। जहां जाते हैं, जिस बूथ में जाते हैं, जिस बस्ती में जाते हैं, जिस कॉलोनी में जाते हैं, इनकी सूरत पर कोई वोट नहीं डाला। जितने जो समझदार वोटर है सभी का आशीर्वाद मुझे मिला है। लेकिन दुर्भाग्य है जो गरीब वर्ग के जो लोग होते हैं, जैसे स्लम जिसको कहते हैं, वहां पर इनका धनबल कामयाब हुआ है और टोटली माइनॉरिटी वोट इनको पूर्ण रूप से बीआरएस को मिला है। क्योंकि मैं तो कभी माइनॉरिटी वोट के तरफ देखता भी नहीं और उनके वोट की आशा मुझे रहती भी नहीं और वो वोट मुझे डालते भी नहीं। तो मुझे हराने के लिए जब 3 पार्टी एक होकर ओपनली लड़ सकती है, तो उसी आधार पर मैं कह रहा हूं कि ये तीनों शैतान एक हो गए, तीनों के तीनों एक हो गए, तीनों मिलकर तेलंगाना को लूटेंगे। आप देखेंगे। आपने कहा था कि जैसे ही ये अगर आपकी सरकार बनती है तो आप हैदराबाद का नाम बदल देंगे। बिल्कुल, हैदराबाद का नाम बदलेंगे, सिकंदराबाद का नाम बदलेंगे, करीमनगर का नाम बदलेंगे, निजामाबाद का नाम बदलेंगे। यानी पूर्व काल में जो जो नाम हमारे थे उन तभी नामों का नामकरण होगा। हैदराबाद का नाम भाग्यनगर होगा। तो और क्या क्या बदल देंगे अगर आप आए, अगर आप दोबारा आने की जो बात कर रहे हैं, जो कोशिशें कर रहे हैं, क्या क्या बदल देंगे, क्या क्या तब्दीलियां लाएंगे आप? हम जनता जो डिमांड करती है, जनता जो चाहती है, हम वो सब काम करेंगे। जैसे भाग्यनगर का नाम हो, ये जनता ही की डिमांड है, भारतीय जनता पार्टी की डिमांड नहीं है। जनता की डिमांड के आधार पे ही हम लोगों ने कहा है कि हाँ, जो जनता चाहेगी वो हम करेंगे। जनता चाह रही है कि हमारा भाग्य लक्ष्मी माता जी के नाम पर ही भाग्यनगर हैदराबाद पहले नाम था, लेकिन निजाम का राज में उस नाम को बदल दिया गया। हमें वही नाम चाहिए, वही नाम से हमारा नाम प्रसिद्ध हो, ये जनता चाहती है और जो जनता चाहती है हम वो करेंगे। विधानसभा आपके विधानसभा का नाम गोशा महल है, पहले इसको बदलने की कोशिश नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? गोशा महल माने गौ माताओं का स्थान है ये। अच्छा। मेरी विधानसभा यानी जितने बड़ी गौशाला है मेरी विधानसभा में, गौ सेवा तकरीबन मेरी विधानसभा में होती है। मेरे विधानसभा में खुलेआम गौ माता की रक्षा, गौ माता की सेवा होती है। तो हम ये नाम को और प्रसिद्ध करेंगे। आप इकलौते लीडर हैं टी राजा सिंह जो साफ तौर पे आप कहते हैं कि मुझे अल्पसंख्यक वोट नहीं चाहिए, जबकि आपकी पार्टी के बड़े सारे कद्दावर लोग हैं। पिछली बार, मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं, मैं आपको कोई तंज नहीं कस रहा हूं, ना आपके घाव को मैं हरा करना चाहता हूं, लेकिन एक बात जरूर, क्योंकि पिछली बार जो कार्रवाई हुई थी ऐसे ही कुछ बयानों से हुई थी।
तो क्या आपने सबक क्या लिया? क्योंकि आपने कहा कि मैं पार्टी के साथ कद्दावर तरीके से खड़ा हूं, तब भी खड़ा रहूंगा, आगे जरूरत पड़ेगी तो भी खड़ा रहूंगा, लेकिन अभी भी वो टीस आपके मन में है। देखिए, मुझे आज वो माइनॉरिटी वोट डालता है जो गौ मां की सेवा करता है। वो माइनॉरिटी मुझे वोट डालता है जो भारत देश में रहकर भारत माता की जय और वंदे मातरम का गीत गाता है। वो माइनॉरिटी को मेरा प्रणाम है। वो माइनॉरिटी का वोट मुझे नहीं चाहिए जो मेरी गौ माता को काट कर उसका मांस खाता है। वो माइनॉरिटी का वोट मुझे नहीं चाहिए जो मेरे भारत देश में रहकर भारत माता की जय और वंदे मातरम गाने से कतराता है। ऐसे माइनॉरिटी का वोट मुझे नहीं चाहिए। ये मैं आपके चैनल में कहा हूं और सभा में मैंने कहा था, उनसे हाथ जोड़कर मैंने निवेदन किया था। ये धमकी नहीं दी थी। मैंने कहा कि भैया ये देश जितना हमारा है उतना ही ये देश तुम्हारा है। भारत देश को आजाद कराने के लिए जितना हिंदुओं ने संघर्ष किया, सिखों ने संघर्ष किया, जैनों ने, सिखों, सभी लोगों ने संघर्ष किया, उतना ही संघर्ष माइनॉरिटी ने भी किया है। इसलिए देश तुम्हारा है। तो ये देश में रहकर भारत माता की जय वंदे मातरम गाने में तुम क्यों कतराते हो? अगर तुम्हें इतना ही ऑब्जेक्शन है तो कृपया करके मुझे वोट ना डालें। ये मेरे शब्द। बिल्कुल। असैवुद्दीन ओवैसी साहब आप पे बहुत बहुत प्यार रहता है उनका। वो जब भी आपके क्षेत्र में जब वो विधानसभा के प्रचार कर रहे थे तो भी आप पे बहुत जम के प्यार बरसाया उन्होंने, और साफ तौर पे कहा कि आपको विधानसभा में नहीं जाने देना है, और एक सीट जो जीती है भारतीय जनता पार्टी ने वो भी नहीं जीतने देंगे। क्या वजह क्या है जो आपके और ओवैसी साहब के प्यार हमेशा तकरार में बदलते दिखते हैं? क्या ये हम माने कि ये रिश्ता क्या कहलाता है? तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से अदावत। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी हो या अकबरुद्दीन ओवैसी हो या पूरा एमआईएम का कैडर हो, इनका जो कार्यालय है वो मेरी ही विधानसभा में है, और मेरी विधानसभा में भगवे का राज है, एमआईएम का राज नहीं है। और जब तक मैं जिंदा हूं भगवे का ही राज होगा, नहीं एमआईएम का राज होगा। तो इनका संकल्प है कि इस विधानसभा में बीआरएस का राज हो या हमारा एमआईएम का राज हो। और हर जगह पर असदुद्दीन ओवैसी ने पूरी ताकत लगाई, पूरे माइनॉरिटी को एक करके मेरे खिलाफ में वोटिंग करवाई, लेकिन ये सफल नहीं होंगे, ये आप कल देख लेंगे। हर वो हमारे स्लम एरिया को इन्होंने जाकर पुलिस के सामने पुलिस प्रोटेक्शन लगाकर हर घर को 2,000, 3,000, 5,000 रुपए इन्होंने बांटे। लेकिन हमने जनता से ये निवेदन किया था कि ये जो पैसा दे रहे हो ये तुम्हारा ही पैसा है, और 2018 में हो या 2014 में हो, जनता ने इनसे पैसे लिया लेकिन वोट मुझे डाला, और इस बार भी यही होगा। पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी है। केटीआर ने 3 बार मेरे पास रोड शो किए हैं, 3 बार मेरे पास सभाएं की है, मुख्यमंत्री का बेटे ने पूरी ताकत लगाई है, लेकिन जनता समझदार है, जनता देख रही है, और जनता मेरे ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करती है कि असदुद्दीन ओवैसी हो या अकबरुद्दीन ओवैसी हो, इनकी भाषा में अगर कोई व्यक्ति जवाब दे सकता है तो वो है राजा सिंह। इतना मुझे मेरी जनता विश्वास करती है। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी हो या अकबरुद्दीन ओवैसी हो, मेरे ऊपर इतनी खुन्नस रखते हैं और हराने का प्रयत्न करते हैं। बिल्कुल, मैं जानता हूं आपका बहुत कीमती वक्त है। बस एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्या, क्योंकि जिस तरीके से आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए, विधानसभा में सीटों को बढ़ाने के लिए, क्या हम माने कि टी राजा सिंह 2024 के लोकसभा चुनाव में हाथ आजमा सकते हैं? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है, कौन सा व्यक्ति विधायक लड़ेगा, कौन सा व्यक्ति सांसद लड़ेगा, ये हमारे अधिकारीगण डिसाइड करते हैं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके तीसरी बार टिकट दिया है, आशीर्वाद दिया है। मैं तीसरी बार चुनाव लड़ा हूं, और कल अच्छी मेजोरिटी से मेरी तीसरी बार हैट्रिक यही विधानसभा में होगी। अगर पार्टी चाहती है कि हाँ तुम्हें पार्लियामेंट लड़ना है, तो पार्टी का आदेश मानना मेरा परम कर्तव्य बनता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वक्त निकाला हमारे लिए। बहुत धन्यवाद आपको। बस कुछ घंटे बाकी हैं नतीजे आने में, साफ तौर पे टी राजा सिंह कह रहे हैं, और इसीलिए टी राजा सिंह बिना लाग लपेट के बात करने वाले लीडर हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम सरकार बनाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे, बल्कि हम विपक्ष में मजबूत हो सके और मजबूत विपक्ष की आवाज बन सके, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई निरंतर जारी रहने वाली है। आप कहीं मत जाइएगा, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं, क्योंकि न्यूज इंडिया पे खबरों का सिलसिला कहीं नहीं रुकता है।